प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप जन्म की डिटेल से देख ही पा रहे हैं। 22 अगस्त 1976 जन्म का समय शाम को 4:10 का है और जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। इस समय आदि के अनुसार आप देखेंगे इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न और मिथुन राशि की। एक बात समझिए कि धनु लग्न जो है ये अग्नि तत्वीय लग्न है और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। प्रभाव इसका ये होता है कि व्यक्ति जो भी सोचता है उसमें आगे बढ़ते जाता है। आत्मविश्वास चरम पर ऐसे व्यक्ति का अवश्य होता है, क्योंकि अग्नि तत्वीय लग्न ये व्यक्ति में उत्साह या जोश जो है उसको बढ़ाता है और वायु तत्वीय राशि उसके प्रभाव को और बढ़ाने का कार्य करेंगी। तो ये सामंजस्य यहाँ पर अच्छा है। लेकिन एक बात जरूर है कि राशि और लग्न एक दूसरे से विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जीवन में अधिक परेशानी होना, मन में अशांति होना, साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि जब भी राशि और लग्न के स्वामी आपस में मित्र ना हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाए, अधिक मेहनत करना पड़े, ये सब बातें देखने को मिलती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि धनु लग्न है जो गुरु से प्रभावित है और मिथुन राशि जो बुध से प्रभावित है। दोनों का ही सामंजस्य देखें तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक से जुड़े दोनों ग्रह है। बुध बुद्धि के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। दोनों का संयोग अगर राशि लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्ञानी होता है और अपनी बुद्धि विवेक से सभी कार्यों को अच्छी तरह से करना जानता है। तो ये बात इनकी कुंडली में अच्छी है। इसके अतिरिक्त यहाँ चंद्रमा जो है ये गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में एक बात बताई थी कि चंद्रमा जब भी लग्न के कारक ग्रहों की नक्षत्र में बैठता है तो ये बात संभव हो जाती है कि वो व्यक्ति को बड़ी सफलता देने में सक्षम हो जाता है। तो ये चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, इसीलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक अवश्य प्रदान करेंगे। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र में जो प्रभाव मैं आपको बता दूं कुछ कि इस नक्षत्र में जन्म होने पर व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में अधिक परेशानी आती है। ये बोल सकते हैं कि वैसे ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, अच्छे गुणों से युक्त होता है, ईमानदार होता है, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला। साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति अलग अलग कलाओं में माहिर होता है। अच्छा अध्यापक हो, अच्छा लेखक हो, अच्छा अभिनेता हो, अच्छा ये बोल सकते हैं कि कोई भी काम क्यों ना करे लेकिन जहाँ पर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना हो वो बातों में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाता है। इसीलिए इस नक्षत्र में ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति उन्नतिवान होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ये बात अच्छी है। चिकित्सक भी ऐसे व्यक्ति अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पर ये बात जरूर रहती है कि ऐसे व्यक्ति को अन्य के सहयोग में कई बार कमी रहती है। पारिवारिक जीवन थोड़ा कमजोर होता है, वैवाहिक जीवन भी कमजोर रहता है। जीवन में 32 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये इस नक्षत्र के प्रभाव से मैंने आपको बताया है। इसके बाद इनकी कुंडली की चर्चा करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पहले तो देखिए धनु लग्न है। धनु लग्न के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये कहीं ना कहीं अवयोग बनाता है और प्रायः ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुंडली में ये बात आपको अवश्य से देखनी चाहिए। धनु लग्न की कुंडली है, लग्न के स्वामी कमजोर स्थिति में कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। वहीं अगर आप चंद्र कुंडली को देखते हैं, चंद्र कुंडली के स्वामी जो बुध है ये केंद्र में ही उच्च राशि में बैठे हैं। यानी अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि लग्न के स्वामी बलवान है कि राशि के स्वामी, तो आप देख पाएंगे राशि के स्वामी बलवान है, जिसका प्रभाव यह रहेगा कि इनको जो इनकी चंद्र कुंडली है उसका असर भी जीवन में अधिक देखने को मिलेगा। कई लोगों के जीवन में चंद्र कुंडली पूरी तरह भी असर दिखाती है तो इनके जीवन पर भी चंद्र कुंडली का असर अधिक ही देखने को मिलेगा, जो इनको शुभ परिणामों में देने का काम करेगा। क्योंकि लग्न के स्वामी कमजोर हो गए हैं तो जीवन में बहुत अधिक संघर्ष ये करवाते हैं, जो इनको करना भी पड़ा होगा। लेकिन राशि के स्वामी मजबूत हो गए तो वो मान सम्मान बढ़ाएंगे, सुखों को भी बढ़ाएंगे। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। इसके पश्चात अगर आप देखें तो गुरु जो छठे भाव में है, ये बात अच्छी है कि ये रोग, परेशानी, इन सबसे रक्षा करने का काम करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चलित कुंडली जब आप इनकी देखेंगे तो उसमें आपको बहुत से परिवर्तन नजर आएंगे। सबसे पहला परिवर्तन इस गुरु के रूप में है। गुरु छठे भाव में नजर आते हैं लेकिन पंचम का फल दे रहे हैं। सूर्य अष्टम का फल दे रहे हैं और बुध और मंगल ये दशम को छोड़कर नवम का फल दे रहे हैं। तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए मन में कंफ्यूजन आता है कि लग्न कुंडली को प्रमुख मानने या फिर मतलब चलित कुंडली को। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वो तो वैसा ही प्रभाव देते हैं
चलित कुंडली से जिस भाव में वो चले जाते हैं उसका असर भी अपने दशा काल में वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु छठे भाव को छोड़कर पंचम में चले गए हैं तो वो पंचम का असर भी देंगे, ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे और ऐसे व्यक्ति को सही दिशा में लगाने का भी काम करेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से ही जीवन में सफलता अर्जित करेगा। इसके पश्चात अगर आप देखें तो जो सूर्य अष्टम में आए हैं, सूर्य अष्टम में हो तो वो भी वही बात उत्पन्न कर देते हैं कि शनि की वत ही ये भी अन्य से जो संबंध है, तालमेल है, पारिवारिक जीवन में कमजोरी है, वो प्रदान करने का कार्य करेंगे। अष्टम के शनि भी यही कार्य करते हैं और अष्टम के शनि संघर्ष को भी बढ़ाते हैं। आयु को भले अच्छी कर दे लेकिन संघर्ष भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो वो बात इस शनि के कारण देखने को अवश्य मिलेंगी। फिर बुध और मंगल जो दशम भाव में बैठे हैं, दशम भाव में बुध का जो भद्र योग था वो कहीं ना कहीं नवम भाव में आने से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए भद्र योग तो यहीं पर मान्य होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन बुध दशम के स्वामी होकर के नवम में बैठते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक राजयोगकारी ही स्थिति रहेंगी जो जीवन में सफलता प्रदान करेंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध और मंगल यहाँ पंचम के स्वामी भी है, बुध जो है मतलब यहाँ मंगल 12वें भाव के स्वामी भी है। तो बुध और मंगल का कनेक्शन ये व्यक्ति को एक से अधिक फील्ड में ज्ञानवान बनाता है। ये बोल सकते हैं कि जैसे बुध और गुरु के प्रभाव से अच्छा शिक्षक हो ऐसा व्यक्ति, या फिर अच्छा ज्ञान देने वाला हो। मंगल के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति ये भी बोल सकते हैं कि अपने कार्य को जल्दी जल्दी करने का प्रयास भी करेगा, लेकिन मान सम्मान अर्जित करेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली है। इसीलिए मुख्य रूप से देखा तो जन्म कुंडली को ही जाना चाहिए। बस चलित में जो प्रभाव बदला है, जो ग्रह जहां पर चले गए हैं उनके असर को भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो इसीलिए इनकी कुंडली में कहा जाए तो गुरु का असर जो है ये पंचम का भी मिलेगा, अधिकतर मामलों में छठे का ही फल देंगे, जिसके कारण थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो जो प्रभाव है यहाँ पर, विशेषकर यहाँ पर अगर आप देखें तो भाग्य भाव में सूर्य का शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठना जो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी है। तो मैंने आपको बताया था लाभ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी अगर युति में आ जाए तो ये भी महाभाग्यशाली या महासौभाग्यशाली योग होता है जिसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ बुध और मंगल इस कुंडली में साथ में है, बुध का भद्र योग है, मंगल इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह होते हैं, इसीलिए इसका प्रभाव भी यहाँ पर अच्छा मिलेगा या जीवन में। अब देखिए 12वें भाव का कनेक्शन जब भी कर्म भाव से बने तो या तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता प्राप्त करे या अपने कार्य को जन्म स्थान से दूर तक फैलाए, विश्व स्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त करे, ये बातें बढ़ जाती है। नवम भाव का शुक्र भी हवाई यात्रा, विदेशी यात्रा करवाता है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर यानी कहा जाए तो कुंडली में बल अच्छा है। राहु और केतु भी अगर देखें तो राहु का लाभ भाव में होना श्रेष्ठ राजयोग बनाता है, क्योंकि लाभ भाव का राहु कहीं ना कहीं ये जैसे त्रिशिडाय भाव होता है, उपचय भाव होता है, और यहाँ पर राहु का फल बहुत अच्छा मिलता है। मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया भी है, राहु अपने ही नक्षत्र में है और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि राहु जब भी अपने नक्षत्र में हो तो इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर इनकी कुंडली में एक और राजयोग बना हुआ है जो नक्षत्र के आधार पर बनता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्र इनके अपने ही नक्षत्र में है, शनि भी यहाँ पर अपने पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, राहु भी राहु के अपने ही नक्षत्र में है और केतु भी स्वयं केतु के ही नक्षत्र में है। यानी जितने भी ग्रह है ये स्वयं अपने नक्षत्र में बैठे 4 ग्रह। जब भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो ये बात बढ़ जाती है कि वो प्रसन्न है और प्रसन्न ग्रह अपना शुभ परिणाम अधिक प्रदान करता है। शनि भी जो अष्टम भाव में है इनको ज्ञानवान बनाएंगे, रिसर्चर बनाएंगे, गहराई तक ये किसी विषय को सीख पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। अब शनि का अपना मूलभूत प्रभाव है सब काम देरी से करना और दशम भाव पर प्रभाव भी है, तो जीवन में सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे ही, लेकिन ये शनि सफलता में कमी नहीं लाएंगे, धीरे मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो ग्रहों में बल अच्छा है। साथ ही यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि केतु की महादशा चल रही है। केतु पंचम भाव में है और मंगल की राशि में है, मंगल के समान प्रभाव भी देता है। तो केतु की दशा में कोई ऐसी विशेष परेशानी नजर नहीं आती। केतु अपने ही नक्षत्र में है और मंगल की राशि में है, तो दोनों आपस में छठे आठवें के संबंध में है। ऐसे में कई बार गुप्त शत्रु बढ़ जाना, रोग या फिर ऋण आदि बढ़ जाना, ये सब बातें बढ़ती देखी गई है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये जो केतु का प्रभाव है ये इनको पंचम भाव में होने से ज्ञान बुद्धि विवेक से अच्छा कार्य लेने देगा और ये अपने जीवन में अपनी बुद्धि विवेक से ही अच्छा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। केतु की दशा यानी कहा जाए तो मिले जुले परिणामों को अधिक बता रही है, तो उसके पश्चात जाकर के जो शुभ परिणाम है वो बढ़ जाएगा। अब आइए मैं एक एक करके इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर इस जन्म कुंडली के माध्यम से ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए इनका जो पहला प्रश्न है वो है कि भगवान शिव के अनन्य भक्त है। मैंने आपको बताया पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता भी है, भगवान शिव के भक्त है।
अच्छी बात भी है, लेकिन इनका मन ये है कि ये भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ही भक्ति में जीवन पर्यंत लिप्त रहना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर इसका उत्तर इनकी कुंडली से दूं उससे पहले मैं आपको इनके अगले प्रश्न से, एक आगे के प्रश्न से मैं आपको अवगत कराता हूँ। इन्होंने आगे पूछा है कि ये अपने दुश्मनों से या दुश्मनों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, या जो भी इनके तरफ से जो कार्रवाई हो सकती है दुश्मनों के ऊपर वो ये कर रहे हैं, तो वो उनको पूरी तरह पराजित ये कब कर देंगे, यही इनका प्रश्न है। अब देखिए, इन दोनों ही प्रश्नों को अगर आप देखें, दोनों ही प्रश्न विरोधाभासी है। एक में ये कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना करना है, उनकी ही पूजन जीवन पर्यंत आगे कई एक युगों तक करना है, और अगर आप इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो इन्होंने कहा कि ये अपने दुश्मन को पराजित कर रहे हैं, उनको करना चाहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो अगर किसी भी देव देवता की पूजा करना हो, ईश्वर की भक्ति में जाना हो, तो वहां पर आवश्यकता की बात क्या है कि आप सभी भौतिकता की चीजों से दूर हो जाए। विशेषकर किसी ईश्वर का आपको साक्षात्कार करना हो, यह संभव है, आज के युग में भी संभव है, लेकिन उसमें जरूरी बात यह है कि आप जितनी भौतिक चीजें हैं उनसे दूरियां बढ़ा लें। और दूसरे नंबर पर अगर एक और बात देखें तो ये बात भी बनती है कि इनकी कुंडली में तो योग भले ही घटित हो भी जाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपना कर्म उसी प्रकार का होना चाहिए। अगर शत्रुओं को पराजित करने का मन है तो आप किसी भी देवी देवता को कितना ही पूजित क्यों ना करें, लेकिन आपको जो एक साक्षात्कार की बात करी वो तो होना किसी प्रकार से सक्षम नजर नहीं आता, क्योंकि आपका एक ध्यान है अपने भौतिक जीवन को अच्छा करने में और दूसरा ध्यान आप कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है। दोनों ही अलग अलग ट्रैक है और दोनों पर एक साथ नहीं चला जा सकता। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इस कुंडली के आधार पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भले केतु की दशा है, लेकिन आगे शुक्र की दशा आने वाली है, जिसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि ईश्वर की भक्ति की ओर या फिर विशेषकर उनके साक्षात्कार की ओर जाने के जो योग है इस कुंडली में घटित नहीं होंगे। ये बात बोल करके मैं यहाँ कोई इनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो तो अपनी साधना अपनी भक्ति के ऊपर है, ईश्वर के किस प्रकार भक्ति व्यक्ति स्वयं करता है। लेकिन एक बात जो समझने योग्य है वो ये है कि इनकी मिथुन राशि है और शुक्र भी भाग्य भाव में बैठा है। शुक्र बुध का बल होना यहाँ पर ये बताता है कि इनका जो अधिक ध्यान है वो भौतिक चीजों में ज्यादा जाएगा। गुरु का प्रभाव यहाँ पर कमजोर हो जाने से ये बात देखने को मिलेंगी कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें रुचि कम बन पाएंगी, और बनती भी है तो जीवन के अत्यंत उत्तरार्ध में जा करके जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जागृत हो पाएंगी, वो बात बनती है। क्योंकि शनि भी अष्टम भाव के वैराग्य को बढ़ाने का काम अवश्य करते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में आगे बढ़ करके आध्यात्मिक जगत में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। जो इनकी कुंडली भी यही बात बता रही है और यही इनके ऊपर लागू भी होता है। तो इसीलिए जो शिव जी की भक्ति की बात इन्होंने कही है उसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अगर अपनी भौतिक जीवन को छोड़ करके, अपनी भौतिक जो स्थिति उसको छोड़ करके अगर आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में लग जाते हैं तो निश्चित ही इनके जो योग है अष्टम भाव में शनि जो है ये इनके योग साधना को, तपोबल को इतना मजबूत बनाता है कि ये फिर बड़ी से बड़ी सफलता अपने आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात इनका जो अगला प्रश्न है वो इन्होंने पूछना चाहा है कि ये अभी वर्तमान में शासकीय स्कूल में मतलब कार्य कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अभिनेता के गुण से, मतलब अभिनेता भी है, वहाँ पर टीवी सीरियल आदि में कुछ ये काम भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दोनों ही कार्य इनके नक्षत्र से तो आते ही है, इनकी कुंडली में भी आते हैं, क्योंकि आप देखिए गुरु बुध का प्रभाव तो है ही, तो शिक्षक आदि के योग बनते भी है। शुक्र का प्रभाव भी इस कुंडली में देखें तो अच्छा है। तो शुक्र का प्रभाव क्या बताता है, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, तो ये क्या बताता है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर ये किसी प्रकार से अभिनेता यानी एक्टिंग लाइन की अगर उसमें आगे बढ़ना चाहे तो बिल्कुल उसमें अच्छे योग है। बल्कि अभी के समय पर जो टीचिंग का कार्य है उसमें तो केतु की दशा है वो अच्छा करवाते भी रहेगा। आगे 2027 से इनको शुक्र की महादशा लगने वाली है, तो शुक्र की महादशा पूरी तरह से फिर एक्टिंग जो है उसी में आगे बढ़ाएंगी और उसी में सफलता के योग बढ़ा देंगी। फिर उसमें ये अपने मान सम्मान को, अपने नाम को बढ़ा ले, ये सब बातें भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वो शुक्र उसी तरह के कार्य में आते भी है और अपनी दशा में पूरी तरह एक्टिव भी हो जाएंगे। वर्तमान में जो ये टीचिंग से जुड़ा कार्य कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में है ये, और वहां पर शासकीय स्कूल में है। वहां पर देखिए अब बुध यहाँ पर भद्र योग बना रहे दशम भाव में, मंगल का साथ है, सरकारी क्षेत्रों में सफलता के लिए तो ये योग अच्छा हो जाता है। ये बात भी है कि जब दशम भाव में दशमें स्वयं बैठे हो, उस पर लग्नेश की दृष्टि आ जाए तो सरकार से लाभ भी अच्छी मात्रा में मिलता देखा गया है। शनि के प्रभाव से देरी जरूर संभव है, लेकिन इसी केतु की दशा में आगे आने वाले कुछ वर्षों में सरकार से लाभ भी मिलेगा और अपने जीवन काल में ये अच्छी तरह से
मतलब अपने उस क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जहां शुक्र की दशा चालू होंगी 2027 में, वहां पर ये आराम से ये बोल सकते हैं कि जो इनका अभिनेता बनने का जो सपना है उसको ही पूरा कर पाएंगे, और अभी जो छोटा मोटा कार्य करते भी हो तो उसको बड़े लेवल पर कर पाएंगे, जो बात इनके लिए अच्छी है। इसके पश्चात अगर इनके लिए देखा जाए तो इनका जो अगला प्रश्न है वो है कि इनके सभी कार्य डिले होते हैं, देरी होती है। तो देखिए उसके दो कारण हैं। अष्टम में शनि हो तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि ये देरी करवाता है। जब भी लग्न और राशि के स्वामी विपरीत हो तो ये भी कार्य में देरी को बताता है, ये भी मैंने आपको बताया। ये दो मुख्य कारण हैं जो देरी को बताते हैं। फिर एक बात ये है कि मंगल का लग्न पर प्रभाव है ना, तो आप जल्दीबाजी में कार्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जल्दीबाजी में कार्य करना ये बन जाता है, जल्दी ही सब काम ऐसा व्यक्ति चाहता है कि बन जाए, लेकिन शनि के प्रभाव से उसमें देरी आएंगी ही। इसीलिए पहली चीज तो ये कि इसको एक तो होता है कि इसको थोड़ा सा मतलब अपने मन में ये भी मान लीजिए कि चलिए थोड़ा थोड़ा डिले तो होना है, लेकिन मैं यहां पर ये बोलूंगा कि शनि को अगर मजबूत किया जाए, विशेषकर यहां पर मंगल भी अच्छे हैं, मंगल को भी बल दिया जाए, शनि और मंगल को बैलेंस किया जाए, तो उससे ये बात देखने को मिलेंगे कि जितने भी कार्य है वो सही समय पर बनेंगे और देरी का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब लग्नेश का कमजोर होना और शनि का प्रभाव अधिक आना ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं कार्य में विलंब तो होगा ही, और उसको थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है जिससे अच्छा परिणाम मिल सके। इन्होंने आगे लिखा है कि इनके बड़े भाई से और छोटी बहन से इनके संबंध अच्छे नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वो बात तो मैं बता चुका हूं कि कुटुंब भाव के स्वामी शनि अष्टम में है, सूर्य चंद्रमा के बीच में है। ये बात भी बनती है कि गुरु भी कमजोर है, तो वो पारिवारिक जीवन तो यहां पर कमजोर आता ही है। इसीलिए फिर यहां पर उनसे संबंधों की स्थिति तो खराब होना ही है, तो ये खराब ही रहे, यही बात आगे बनती है। आगे इनका प्रश्न है कि ये विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो ये बात तो मैंने बताई कि मंगल का प्रभाव जो है, जो 12वें भाव के स्वामी है, लग्न में मतलब दशम भाव में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, शुक्र बलवान है, आगे शुक्र की दशा आने वाली है। भले इस लग्न में कारक नहीं हो, लेकिन शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें शुक्र की महादशा अच्छा परिणाम देंगी और विश्व स्तरीय सफलता प्रसिद्धि प्रदान करें, वो बात यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेंगी। बस जैसा मैंने कहा कि देखिए, मन में कंफ्यूजन लेकर के चलेंगे तो कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। अगर ये अपने मन में फोकस बना ले कि नहीं, इन्हें तो जो कार्य करना है वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसी में आगे बढ़े और उसी में बड़ी सफलता है निश्चित ही अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो योग बनता भी है। और अगर इनका मन है कि नहीं, इनको पूरा अपना सभी जीवन छोड़ करके संन्यासवत होकर के ईश्वर की ही शरणागति प्राप्त करनी है, तो वो भी स्थिति इस कुंडली में बनती है। लेकिन दशा शुक्र की है, तो इसीलिए मैं शुक्र की दशा आगे आने वाले समय पर जो आने वाली है उसके प्रभाव स्वरूप यही देख करके कहूंगा कि यहाँ पर अभी वर्तमान समय अवधि पर किसी प्रकार से ये योग जागृत नहीं होता कि ये स्वयं से अपने मतलब भौतिक जीवन को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इनके लिए अभी अच्छा कुछ है तो वो है कि अभी केतु की दशा जो अगले अभी 2027 तक चलने वाली है, इन 4 वर्षों में अपने कार्य में, अपना जो शासकीय वर्ग चल रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं टीचिंग से जुड़ी, उसी में आगे बढ़े, उसी में अपने स्थिति को अच्छा बनाए। उसके पश्चात जा करके यहाँ पर कोशिश की जाए कि ये स्वयं से मतलब आगे, शुक्र की दशा है तो शुक्र की दशा निश्चित ही इनको एक्टिंग सिनेमा जगत में आगे ले जाने का कार्य करेंगी, तो उसमें आगे बढ़े तो वहाँ पर भी सफलता मिल जाएंगी और अच्छी स्थिति में वहाँ पर मान सम्मान पद सब मिल जाएगा और सब स्थिति आगे अच्छी रहने वाली है ही। और बाकी फिर मैं ये कहूँगा कि बाकी स्थिति अच्छी है और चंद्रमा जैसे यहाँ पर थोड़े ये बोल सकते हैं कि अमावस्या के पास के है इसलिए कमजोर है, तो मन में चिंता या भ्रम अधिक उत्पन्न करते हैं, उससे थोड़ा बचे। आपकी मिथुन राशि होने से ये बात भी बनती है कि आगे आने वाला वर्ष जो है वो भी अच्छा है और उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में ये वाला वर्ष भी आ रहा है, यानी 2023 जो पूरा है ये पूरी स्थिति में शुभ परिणाम दे रहा है। और इसके पश्चात जो आगे वर्ष आएगा उसमें भी सफलता के योग जो है अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो योग है वो इनको बल प्रदान कर रहे हैं और चाहिए इनको केवल और केवल ये कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति है इनकी कुंडली में वो प्रभाव अच्छा दे रही है, बस चाहिए कि फोकस बढ़ा करके आगे बढ़े। इसमें कुछ उपाय करने योग्य है, जैसे गुरु कमजोर हो रहे हैं तो चाहिए कि ये प्रतिदिन किसी मंदिर में जाए। धार्मिक होना, अपने घर से पूजा करना, अपने मन से पूजा करना वो अलग बात है, लेकिन गुरु का प्रभाव शुभ करना हो तो आवश्यकता होती है किसी मंदिर में जाए, देव स्थान पर जाए, तीर्थ स्थल पर जाकर के वहाँ पर दर्शन आदि करे। ये बातें ये गुरु के बल को बढ़ाएंगी। प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक लगाया करे, विशेषकर केसर का, चंदन का, तो ये और गुरु को बल देगा। शनि मंगल को बैलेंस करना जरूरी है और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि ये प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य किया करे, जिससे इनको अच्छा परिणाम मिल सके। ये बात भी है कि आप देख पा रहे होंगे राहु केतु के मध्य सारे ग्रह है, काल सर्प इसको बोलते हैं, ये इनकी पूजा करवा चुके हैं और
बाकी अपने जीवन में इसका शुभ परिणाम लेने के लिए इनको ये जरूर करना चाहिए कि शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करना चाहिए। विशेषकर शिव जी पर सोमवार के दिन दूध में काले तिल मिला करके उससे अभिषेक करना चाहिए, जिससे अच्छा परिणाम मिल सके। बाकी एक जो शत्रु वाली बात थी उस पर मैं उत्तर देना भूल गया था। उसमें मैं ये कहूँगा कि छठे भाव में गुरु है, ये स्वयं शत्रु हंता योग बनाते हैं या फिर लग्नेश होकर के शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य करते हैं। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वयं से एक्शन ना ले, ये गुरु का प्रभाव उससे दूषित होगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि शत्रुओं को छोड़ दें। आप अपने आप देखेंगे कि गुरु का प्रभाव शत्रु आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगा और आपको अच्छा परिणाम भी प्रदान करेगा। तो इसका ध्यान रखना है। और बाकी शनि मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहता है। और देखिए, जब भी लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में अधिक कोशिश यही करें कि अधिक से अधिक बल इसको दिया जाए। गुरु के मंत्र जाप करना, गुरुवार के व्रत करना, ये सब चीज़ें अगर जीवन से जोड़ करके रखेंगे तो अच्छा परिणाम अधिक मिलेगा और किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी जैसा मैंने कहा, कुंडली में बल अच्छा है। आगे जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं अपने करियर के क्षेत्र में, वहाँ पर दोनों ही क्षेत्र आपके लिए अच्छे खुले हुए ही है। और विशेषकर शुक्र की दशा आगे आने से आप अपने सिनेमा जगत में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। विश्व स्तरीय सफलता इस शुक्र की महादशा में आप अर्जित कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये आपके लिए अच्छा भी है और जीवन में बड़ी सफलताओं को देने वाला भी है। इसीलिए बस कोशिश अपनी करें और ये उपाय करें, निश्चित ही आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाएगा। सूर्य को अर्घ्य दिया करें। सूर्य क्योंकि ये है कि कमजोर डिग्रियों पर है, तो सूर्य को बल देंगे तो उससे परिणाम अच्छा होगा। जल्दीबाजी से और जिद से बचाव करें, जिससे अच्छा परिणाम मिल सके। क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर हो और बुध पर हो तो ये जल्दीबाजी में किसी को कुछ बोल देना या फिर कई बारी मंगल का प्रभाव लगने पर आने से जल्दीबाजी में कोई एक्शन लेना परेशानी में डालता है। इसीलिए धैर्य पूर्वक कार्य करेंगे, बुद्धि विवेक का उपयोग करके सोच विचार करके कार्य करेंगे तो जीवन में इनको सफलता अवश्य से प्राप्त हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आज मैंने इस जन्म कुंडली का अध्ययन किया है। आप भी इस जन्म कुंडली के विषय में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।